हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग के जो भी चैप्टर टॉपिक के टॉपिक्स जो कवर किए ऑलरेडी वो आपने कर लिए होंगे एंड देन आज अपने डिस्कस करने वाले सम ऑफ द मिसलेनियस टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 2। तो लेट्स स्टार्ट विथ टॉपिक पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। सो अपनी ऑलरेडी ऑडिट प्रोग्राम के बारे में जानते हैं कि डिटेल जो ऑडिट प्रोसीजर रहता है वो उसमें अपने लिखते हैं एंड देन उसके अकॉर्डिंगली अपने टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो आज अपने डिस्कस करेंगे कि एक बार जो ऑडिट प्रोग्राम स्टार्टिंग में बन गया उसको चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं। आप खुद ही सोचिए कि आप ऑडिट कर रहे हो तो आपने स्टार्टिंग में बना लिया तो आप क्या मतलब वो जैसा है वैसा ही फॉलो करोगे या फिर इन केस कुछ ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस है, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई या फिर बिजनेस मॉडल में चेंज हुआ कुछ क्लाइंट का तो उसके अकॉर्डिंगली चेंज करोगे। आंसर आप खुद ही दे पाओगे कि ऑडिट जो होता है वो लेटेस्ट जो डिटेल्स अपने पास होती हैं उसके बेसिस पे अपने परफॉर्म करते हैं। जो सिमिलरली ये अपने ऑडिट प्लान के बारे में भी डिस्कस किए थे कि वी नीड टू चेंज एज पर अंडरस्टैंडिंग और रिसेंट डिटेल्स ऑब्टेन फ्रॉम द क्लाइंट। ठीक है, तो सेम ऑडिट प्रोग्राम में भी है कि इनकेस को चेंजेस होगा, इंटरनल कंट्रोल में चेंज होगा, क्लाइंट के बिजनेस पॉलिसी में चेंज होगा तो अकॉर्डिंगली विल अपडेट द ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, अपने क्विकली ये डिस्कस कर लेते हैं जो लिखा हुआ मैट में कि there should be periodic review of the audit program to assess whether the same continues to be adequate, just to check कि जो लिखा हुआ पहले से वो सही है कि नहीं, adequate है कि नहीं, मतलब को चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं। For obtaining requisite knowledge and evidence about the transaction, unless this is done, एनी चेंज इन ऑडिट पॉलिसी, मतलब अगर हम चेक नहीं करते, पीरियोडिक रिव्यू नहीं करते तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि एनी चेंज इन बिजनेस पॉलिसी ऑफ द क्लाइंट मे नॉट बी एडिक्वेटली नोन एंड कंसिक्वेंटली ऑडिट वर्क मे बी कैरीड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्सोलीट प्रोग्राम। जो पुराना है, रेलिवेंट नहीं है, उसी प्रोग्राम के बेसिस पे अपने ऑडिट परफॉर्म कर देंगे, वो करेक्ट नहीं होगा। राइट, अपने को तो लेटेस्ट जो डिटेल्स है उसका रिस्क देखना है कि उसके अकॉर्डिंगली टेस्टिंग हो रही है कि नहीं, कुछ डिफिशियंसी है कि नहीं, कुछ रिस्क है कि नहीं, तो अकॉर्डिंगली अपने को चेक करना है जस्ट टू मेक श्योर जो अपने पास प्रोग्राम अवेलेबल है वो एडिक्वेट है कि नहीं। ठीक है, इन दैट केस अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वही बोलते हैं कि ऑडिटर जो हो सकता है उसको लीगल कंसिक्वेंसेस भी फेस करना पड़े कि अपने उस डिलीजेंटली उस काम को जो ऑडिट करना था वो नहीं किया ऑडिटर ने। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि द यूटिलिटी ऑफ ऑडिट प्रोग्राम कैन बी रिटेन्ड एंड enhanced only by keeping the program as also the client operations and internal control under पीरियोडिक रिव्यू। तो डेफिनेटली वही बात है कि अपनी क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग, इंटरनल कंट्रोल, इन सब चीज़ों को पीरियोडिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे तभी तो अपने ऑडिट प्रोग्राम चेक कर पाएंगे कि अपना जो अपने पास जो ऑडिट प्रोग्राम है वो एडिक्वेट है कि नहीं। ठीक है, आप एक बार क्विकली जो अदर टेक्स्ट है वो रीड कर लेना, बट नथिंग मेजरली वही है कि अपने को पीरियोडिक रिव्यू करना चाहिए जस्ट टू मेक श्योर whatever we have is adequate. ठीक है, नेक्स्ट टॉक अबाउट कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। तो अपने कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें रहती हैं ऑडिट प्रोग्राम में, कब स्टार्ट करते हैं, ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय क्या ध्यान में रखनी पड़ती हैं, तो वो अपने डिस्कस करें। तो लिखा हुआ है कि ऑडिट प्रोग्राम आइडियली कमेंस एट द कंक्लूजन ऑफ द प्रीवियस ईयर्स ऑडिट। तो अपने डिस्कस की थी कि ऑडिट जैसे ही प्रायर का हो गया एंड देन वील स्टार्ट विद इंगेजमेंट एक्टिविटीज लाइक प्री इंगेजमेंट एक्टिविटी, इंडिपेंडेंस वगैरह का। देन वील टॉक अबाउट प्लान करते हैं, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान एंड देन अपने ऑडिट प्रोग्राम पे फोकस करते हैं कि कितना सैम्पलिंग, कौन से सैम्पल मेथड अपने को सिलेक्ट करनी है, कितने टेस्टिंग करनी है, कब टेस्टिंग करनी है, ये सब डिटेल्स अपने अकॉर्डिंगली ऑडिट प्रोग्राम एंड प्रोसीजर्स, कौन सा पॉपुलेशन फाइल अपने को लेना है, किससे अपने को सैम्पल सेलेक्ट करनी है, एवरीथिंग। तो मतलब ये टेस्टिंग मेनली स्टार्ट करने से पहले ऑडिट प्रोग्राम लिखा जाता है। वही लिखा हुआ है कि करते हैं एंड देन नेक्स्ट इट्स अबाउट वाइल डेवलपिंग एन ऑडिट प्रोग्राम द ऑडिटर में कंक्लूड दैट relying on certain internal control is an effective and efficient way to conduct his audit। वही है कि इसमें अगर ऑडिट प्रोग्राम अपने बनाते तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इंटरनल कंट्रोल की भी टेस्टिंग करेगा, और बहुत बार होता है कि इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा है तो भी सब्सटैंटिव चेक करते हैं, बट इन केस इंटरनल कंट्रोल सही नहीं है तो डेफिनेटली उनको अपना एरिया और स्कोप ऑफ ऑडिट को ध्यान में रखिए एंड टेस्टिंग
प्रोसीजर जो होते हैं उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। इसमें वही बोला कि ऑडिट प्रोग्राम बनाते टाइम ऑडिटर शुड ऑल्सो कंसिडर द टाइमिंग ऑफ द प्रोसीजर्स। सपोज अपने को सैम्पल टेस्टिंग कंप्लीट करनी है, कब तक, एग्जाम्पल लेते हैं कि दिसंबर तक अपने को कंप्लीट कर देनी है, ठीक है। तो दिसंबर तक जो कंप्लीट करनी है उसके लिए अपने को जो सैम्पल फाइल लेनी है, पॉपुलेशन फाइल लेनी है, जिससे अपने सैम्पल सेलेक्ट करने वाले हैं वो डेफिनेटली कुछ दिन पहले मिलेगा, तभी तो अपने सैम्पल सेलेक्ट करेंगे, फिर क्लाइंट को भेजेंगे या फिर क्लाइंट को देंगे कि ये हमने सेलेक्ट किया, इससे रिलेटेड सपोर्ट्स आप प्रोवाइड करो। तो उसमें अकॉर्डिंगली टाइमिंग का भी रहता है, कौन सा जो टीम मेंबर्स है वो अवेलेबल है कि नहीं, वो सब लिखी हुई रहती है, एक्सपर्ट्स वगैरह को इन्वॉल्व करना है कि नहीं, वो डिटेल्स रहते हैं कि नॉर्मली फ्लेक्सिबल होता है कि कर्व करना है, बट डेफिनेटली इट शुड बी प्लान्ड प्रॉपरली, तभी अपने परफॉर्म कर पाएंगे ऑडिट इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। ये क्वेश्चन हो सकता है इम्पॉर्टेंट है, जब क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, केस स्टडी बना के दे कि सपोज आपको एबीसी कंपनी का ऑडिट प्रोग्राम बनाना है एज एन ऑडिटर, विच ऑल पॉइंट्स यू वुड बी कंसिडरिंग वाइल प्रिपेयरिंग एन ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। तो फर्स्ट क्या रहता है, स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द असाइनमेंट्स। अपने चैप्टर 1 में कंसिडर किए थे कि ऑडिट के स्कोप में क्या क्या आती हैं। ऑडिट जैसे एक था, ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, तो अपने को अपना स्कोप पहले समझना है कि क्या टेस्ट करना है, अपना एरिया क्या है, ये सब ध्यान में रख के ही अपने को ऑडिट प्रोग्राम बनानी है, ठीक है। अगेन इट शुड बी रिटन, अगर ओरल रहेगा तो हो सकता है मिस हो जाए चीज़ें, सारा टॉपिक्स नहीं कवर हो, तो इट शुड बी प्रॉपरली रिटन, तो लोग और भी फॉलो कर पाएँ कि क्या कहाँ पे क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि प्रिपेयर रिटन ऑडिट प्रोग्राम setting both the procedure that are needed to implement the audit plan, ठीक है। Next, like determine the evidence reasonably available and identify the best evidence for deriving the necessary satisfaction। इसमें क्या होता है कि ऑडिट प्रोसीजर जब अपन परफॉर्म करते हैं किसी भी टेस्ट का, किसी भी एरिया का, तो उसमें इट इज़ पॉसिबल कि अपने एविडेंस मल्टीपल सोर्सेज से ले सकते हैं। आप आगे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, एंड अपने ऑडिट एविडेंस चैप्टर में भी कंसिडर डिस्कस करेंगे कि ऑडिट एविडेंस कहाँ कहाँ से अपने ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लेते हैं कि अपने कोई एरिया टेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए एक तो हो सकता है कि आप जस्ट वर्बल कम्युनिकेशन कर लिए, मैनेजमेंट से पूछ लिया कि ऐसा टेस्टिंग हो रहा है कि नहीं, डॉक्यूमेंट चेक कर लिए, दैट इज़ कॉल्ड इंस्पेक्शन। फिर अगर कोई उस टाइम में अगर एग्जाम्पल में अपना कंसिडर करते हैं कि कोई मटेरियल गोडाउन से जा रहा है, तो वहाँ जस्ट जाके एक बार ऑब्जर्व कर लिए, चेक कर लिए कि क्या प्रोसीजर अच्छे से फॉलो हो रहा है कि नहीं। थर्ड पार्टी से किसी एरिया में कंफर्मेशन लेना है तो वो ले लिए। तो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल, तो अपने को डिसाइड करना है और प्रोग्राम बना दे व्हाट वुड बी द रीजनेबल एविडेंस और व्हाट वुड बी द बेस्ट एविडेंस, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ अप्लाई ओनली दो स्टेप एंड प्रोसीजर विच आर यूजफुल एंड in accomplishing the verification purpose in the specific situation। बोले कि कुछ ऐसा नहीं लिख देना है कि जो अपने लिए रेलिवेंट ही ना हो, जो ओनली वही स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स लिखना है जो अपने वेरिफिकेशन जो पर्पस है उसको कंप्लीट करता है। Include the audit objective for each area and sufficient detail that serve as instruction for the assistant involved in the audit and help in controlling the proper execution ऑफ द वर्क। तो बोलते हैं कि जिस एरिया का के लिए आप ऑडिट प्रोसीजर बना रहे हो उसको ऑब्जेक्टिव में ध्यान में रखिए कि इस टेस्टिंग से हमें मेरी कंप्लीटनेस टेस्ट हो रही है, एक्यूरेसी टेस्ट हो रही है, या फिर कौन सा क्या अपने ऑब्जेक्टिव क्या है इस टेस्टिंग का, तभी आप क्लियरली आप बना पाएंगे, प्रोसीजर्स लिख पाएंगे और डिटेल्स। तो अदर जो टीम मेंबर्स उसके भी हेल्प होगा। अगर ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता होगा कि बिकॉज सारे टेस्टिंग का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, किसी का होता है कंप्लीटनेस टेस्ट करना कि कोई चीज़ मिस हो नहीं है, किसी का होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी एक्यूरेसी चेक करना, किसी का होता है कि प्रेजेंटेशन सही है कि नहीं। तो उसका ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच एरिया ध्यान में रखना है एंड देन अकॉर्डिंगली वी कैन ड्राफ्ट एंड वी कैन वर्क ऑन ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। 6 पॉइंट इज अबाउट कंसिडर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर। तो एक तो अपने डिस्कस करे ही थे एंड आई थिंक यू ऑल नो कि ऑडिटर को हमेशा
वो होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए कि, और या फिर बहुत शार्प होना चाहिए, उसको ध्यान में रखना चाहिए कौन कौन से एरियाज ओपन है, कौन कौन सा कहाँ कहाँ एरर हो सकती है, कहाँ फ्रॉड हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो सब चीज़ें ध्यान में रख के, वो सब पॉइंट्स ध्यान में रख के ऑडिट प्रोग्राम ड्राफ्ट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर टू बी अप्लाइड टू रिलेटेड आइटम्स। अगर कोई रिलेटेड है, जैसे सैलरी हो गया, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो गया, उससे कोरिलेशन और उससे रिलेटेड रहेगा तो वो अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। ये जस्ट उसका समरी बना हुआ है कि इट शुड बी रिटर्न स्कोप में रह के अपने को टेस्टिंग करनी है, फिर एविडेंस जो रीजनेबल अवेलेबल है उसी को देना है, ओनली जो स्टेप्स जिससे अपना अकम्प्लिश होगा ऑब्जेक्टिव पर्पस उसको ध्यान में रखना है, ऑडिट ऑब्जेक्टिव को हमेशा ध्यान में रख के करना है, कंसिडर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर। तो ये जस्ट ऊपर में जो अपने कवर किए वही यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्या पॉइंट था अपना, स्कोप में रख के करना है, क्या था स्कोप में लिमिटेशंस को ध्यान में रख के करना है, फिर इट शुड बी रिटन, थर्ड था जो रीजनेबली अवेलेबल है उससे, फिर फोर्थ था कि जो अपना ऑब्जेक्टिव है पर्पस है वो अकम्प्लिश हो रहा है कि नहीं, एंड देन include all audit objective of that area and all possibilities of error and coordinate the possible procedures, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस देता है अपने को, एंड अपने ऊपर डिस्कस कर ही रहे थे कि देयर आर लाइक मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑडिट, एंड अपने को डिसाइड करना पड़ता है कि विच इज द बेस्ट आई मीन सोर्स ऑफ एविडेंस, वैसे करके। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए अगेन, ये इम्पॉर्टेंट है, एंड देन अकॉर्डिंगली आपको ये इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान में रख के थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। नॉट वर्किंग। फर्स्ट क्या है, डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन। डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन के लिए अपने को, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है। एक तो जो जिसका टेस्टिंग करे उसके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे कि जैसे सेल्स वगैरह का है तो इनवॉइस अपने चेक करेंगे, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, अगर सपोज फिक्स असेट्स का अपने टेस्टिंग करें तो जाके चेक करेंगे, इन्वेंट्री का करें तो अपने फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफिशियल एंड एम्प्लॉयज, कभी कभी इसको बोलते हैं अपने को इंक्वायरी करना, अपनी जो मैनेजमेंट जब से पूछे, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन उस एरिया का है उससे जाके पूछे कि ये चीज़ें, जो भी क्वेश्चन रहेगा अपने को कि ये कंप्लीट हो रही है कि नहीं, क्या प्रोसीजर है, वो पूछ सकते हैं। रिटर्न में एक अपने को मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर है, अगर कोई ऐसा मेजर पॉइंट है तो वी कैन आस्क द मैनेजमेंट एज वेल, ठीक है। ट्रीटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड पार्टीज, बहुत बार अपने थर्ड पार्टीज को भी इंक्वायरी करते हैं, जैसे लीगल कुछ केसेस हो गया तो वी कैन रीच आउट टू द लीगल काउंसिल और लीगल एडवाइजर, एंड देन अकॉर्डिंगली वहाँ से अपने एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। ऑटोमेटिकल कैलकुलेशन बाय द ऑडिटर, बहुत बार ऑडिटर बैक कैलकुलेशन करता है या फिर रिकैलकुलेशन करता है, एंड उसके बेसिस पे भी डिटेल्स निकाल, जैसे सपोज एक सैलरी का अपने मैनेजमेंट या क्लाइंट ने आपको निकाल के दिया, ऑडिटर बहुत बार करते हैं कि खुद से वो मंथली कैलकुलेट करता है सैलरी की एज पर जो ऑफर लेटर है, प्रमोशन लेटर या फिर जो भी परफॉर्मेंस लेटर, उसका एम्प्लॉय का कितना है सैलरी, और जो कैलकुलेट किया वो सही है कि नहीं। स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक्स, ऑडिटर ये भी देख सकता है कि जो इंटरनल चेक्स हैं वो सही है कि नहीं, कंट्रोल्स अगर जितना अच्छा होगा वो प्रॉपर एविडेंस देगा कि कोई होल नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है प्रोसीजर्स में। इंटर रिलेशनशिप ऑफ वेरियस डेटा, ठीक है। एग्जाम्पल अपने लेते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स का, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज जनरली अगर कुछ एडवर्स नहीं हुआ हो तो चेंज बहुत हद तक नहीं होती है। तो अगर क्लाइंट के पास प्रायर ईयर का और ऑडिटर के पास अगर प्रायर ईयर का परसेंटेज है तो वो रिकैलकुलेशन करके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का डिटेल्स निकाल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज कितना होना चाहिए, सेल्स का निकाल सकते हैं, एंड उससे अकॉर्डिंगली फर्दर क्वेश्चन जो होगा एक्चुअल से मैच करवा के विद आई मीन ऑडिटर कैन आस्क दोज क्वेश्चंस, ठीक है। सब्सिडरी एंड मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स, जो सब्सिडरी एंड मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स होते हैं वो डिटेल्स होती हैं सब्सिडरी इसके, वो अकॉर्डिंगली चेक कर सकता है कि कुछ रिलेटेड जो रिलेवेंट डिटेल्स है वो है कि नहीं। मिनट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट,
और उसमें बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जनरली जब आप ऑडिट परफॉर्म करने जाओगे तो क्वार्टरली बेसिस पे जितने भी बोर्ड मिनट्स या और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमिटी के मिनट्स होती हैं वो ऑडिटर मांगता है एंड देन उसको गो थ्रू करता है। कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया हो जो मुझे नहीं पता हो, उसके बेसिस पे अगर मेरे टेस्टिंग प्रोसीजर में कुछ चेंज हुआ, कितने और रिलेटेड पार्टी को कोई लोन तो नहीं दिया गया, किसी से लोन बहुत हाई रेट पे तो नहीं लिया गया, तो उस सबको जो भी मिनट्स में डिटेल्स लिखी हुई रहती है उससे वेरीफाई अकॉर्डिंगली जो जो एरिया से रिलेटेड रहता है उस पर करता है। तो ये मिनट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, तो मिनट्स इज अगेन वन ऑप्शन। सब्सिक्वेंट एक्शन बाय द क्लाइंट एंड बाय अदर्स, अगर हो गया मतलब ईयर एंड हो गया उसके बाद अगर कुछ एक्शन करता है तो उससे अकॉर्डिंगली आप पूछ सकते हैं। Let's talk about advantage and disadvantage of an audit program. Advantage मतलब कुछ ना कुछ disadvantage तो हो गए, but again point is we need to focus on advantage and definitely auditor experience, knowledge and alertness के basis पे disadvantage जो है that can be ignored, तो accordingly अपने उस पे आगे डिस्कस करेंगे क्या डिसएडवांटेज है एंड ऑडिटर कैसे उसको ध्यान में रख के अकॉर्डिंगली उसको हैंडल करेगा। तो लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेज फर्स्ट। अगर जो अपना पता है कि ये जो ऑडिट प्रोग्राम होते हैं वो रिटर्न होती हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ रहता है, क्लियर इंस्ट्रक्शन कि अपने को इस एरिया में क्या क्या करने हैं, तो वही लिखा है प्रोवाइड्स द असिस्टेंट कैरिंग आउट द क्लाइंट विद टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्क जनरली टू बी डन। तो वो पता रहता है कि क्या क्या करनी है, क्या क्या टेस्टिंग परफॉर्म, कौन से स्टेप्स करने हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली कर लेते हैं एंड देन ऐसा होता है कोई ऐसा प्रोसीजर मिस ना हो जाए तो उसकी चांसेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज असेंशियल particularly the measure order to provide total perspective of the work to be performed। कितना काम करना है अपने को पहले आइडिया तो होना चाहिए, उसे अकॉर्डिंगली अदर रिसोर्सेज जैसे टाइमिंग का जो एम्प्लॉयज हैं टीम मेंबर्स उसके अकॉर्डिंगली उसको डिसाइड होगा। नेक्स्ट इज अगेन सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट फॉर द जॉब ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी। हमने डिस्कस किया था कि जो रोल्स रहेगा, जो कोई टफ एरिया रहेगा उसके लिए अपने को कॉम्प्लेक्स एरिया रहेगा उसके लिए टीम मेंबर्स को असाइन करना है, तो ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखती है। अगेन एज अपने डिस्कस किए कि इट शुड बी इट इज़ रिटन, ऑडिट प्रोग्राम इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, तो अगर कुछ रिटर्न रहता है तो उससे बहुत क्लियर हो जाती है कि उसमें इसने अगर मेंटल प्लान में सब कुछ अपने दिमाग में रखें तो उससे क्या रहता है ऑलवेज अ डेंजर ऑफ इग्नोरिंग और ओवरलुकिंग सर्टेन बुक्स एंड रिकॉर्ड सर्टेन एरियाज, तो ये हो सकता है, तो इसीलिए अगर रिटर्न है तो दैट्स गुड। आई मीन वी कांट, इट्स नॉट पॉसिबल टू लाइक आई मीन इग्नोर और ओवरलुक एरियाज अगर रिटर्न रहेगा तो डेफिनेटली बिकॉज अपने रिटर्न का करने वाले हैं। नेक्स्ट इज की जो असिस्टेंट है बाय पुटिंग सिग्नेचर इन प्रोग्राम एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क कैरीड आउट। जो आप ऑर्डर परफॉर्म करने जाए तो जनरली क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स पे इधर साइन करता है या फिर अपने अगर सिस्टम में ऑनलाइन अपन काम करें तो उसमें होता है साइन ऑफ करने का। तो सपोज ये टेस्टिंग पे एक कोई प्रिपेयर कर रहा है, टीम मेंबर्स को रिव्यू कर रहे हैं, देन कोई जो पार्टनर है मैनेजर फाइनल रिव्यू कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग इसमें साइंड ऑफ रहता है टिक, तो आपको पता है कि अगर कुछ उसमें मिस्टेक है या फिर कौन सा एरिया, तो उसको किस पर्सन को आपको रीच आउट करना है या फिर तो उससे अकाउंटेबल थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम मेंबर्स की बढ़ जाती है। तो वही लिखा हुआ है कि वर्क डन मे बी ट्रेस्ड बैक टू द असिस्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रिंसिपल कैन कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ द वेरियस ऑडिट। अगर लिखा हुआ रहेगा और अपने को पता है कि कौन कौन सा इनिशिएट हो गया है, तो जो प्रिंसिपल है, ऑडिटर जो है, पार्टनर है, उसको पता रहेगा कितना पेंडिंग है, कितना काम हुआ है। It serves as a guide for audit to be carried out in the succeeding years. Generally अपने जब न्यू क्लाइंट का ऑडिट स्टार्ट करते हैं या कोई एरिया, तो डेफिनेटली अपने प्रायर ईयर वर्क पेपर रेफर करते हैं कि प्रायर ईयर में क्या क्या टेस्टिंग परफॉर्म की हुई थी। जनरली अपने उसको ध्यान में रख के करंट ईयर का अकॉर्डिंगली कुछ एडिशन करना होगा, कुछ चेंजेस होता है वो मॉडिफाई करते हैं। तो अगर रिटर्न रहेगा तो डेफिनेटली अपने देख के एंड प्रायर ईयर में जो जो किया हुआ है उसके बेसिस पे सक्सीडिंग ईयर्स का भी अपने ऑडिट प्रोग्राम और टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लेवल सर्व्स एज एविडेंस इन द इवेंट ऑफ एनी चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस। तो अगर
हो बहुत इट्स पॉसिबल राइट कि कोई केस हुआ उसमें ऐसा बोला गया कि ऑडिटर ने अपना काम ठीक से किया नहीं, ऑडिटर ने टेस्टिंग परफॉर्म नहीं की, नेग्लिजेंस का चार्ज लगा, तो इन दैट केस दिस ऑडिट प्रोग्राम वुड सर्व एज एन एविडेंस कि हमने ये लिखा हुआ रिटर्न कि हमने ये टेस्टिंग परफॉर्म की है, यहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है, उससे बहुत ये ऑडिटर के फेवर में काम करती है। ठीक है, एडवांटेज प्लीज ध्यान से एक बार मेमोराइज कर लेना, समझ लेना, इनके कुछ क्वेश्चन है तो लेट मी नो एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू अगेन कि क्या क्या है एडवांटेज। बट आई होप आपको समझ में आ गया हो कि रिटर्न है, इससे मिस नहीं होती हैं चीज़ें। जो असिस्टेंट है, जो टीम मेंबर्स है, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं बिकॉज साइन ऑफ करते हैं। अगेन ये एविडेंस कैसे काम करते हैं, नेग्लिजेंस में गाइड होता है, नेक्स्ट ईयर जो सक्सीडिंग ईयर्स का ऑर्डर उसमें हेल्प करता है, तो बहुत सारे एडवांटेज है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट डिसएडवांटेज एज वेल कि सम ऑफ द डिसएडवांटेज भी है। फर्स्ट इज लाइक इट बिकम्स मैकेनिकल। बहुत बार क्या होता है, जैसे अपने प्रायर का बोले, कुछ ध्यान में रख के जो टीम मेंबर से कुछ नहीं सोचेगा, कुछ नया अपना दिमाग नहीं लगा, जो प्रायर में क्या वो करंट ईयर में कर देगा, तो वो जो सोचने का वो होता है ना, वो अप्लाई नहीं कर पाता है। तो वही बोलते हैं बहुत बहुत मैकेनिकल होते हैं, जो विदाउट वो अंडरस्टैंडिंग एरिया ऑब्जेक्टिव को सोचे हुए जो लिखा हुआ वही टेस्टिंग परफॉर्म कर देता है। नेक्स्ट इज इट्स रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल फॉलोइंग सेट ऑफ रूल्स द बिजनेस में चेंज। हो सकता है बिजनेस में कोई चेंज हो, इंटरनल कंट्रोल में कोई चीज हो, बट स्टिल इट इज पॉसिबल कि अपने जो ओल्ड प्रोग्राम जो बनाया हुआ है उसी को फॉलो कर रहे हैं, जो ऑब्सोलीट हो गया है उसी को अपन फॉलो करते आ रहे हैं। इनएफिशिएंट असिस्टेंट जो टीम मेंबर्स है वो इनएफिशिएंट होंगे बिकॉज हमने बोला कि कोई डिफिशियंसी रहेगा वर्क में, बट स्टिल दे कैन से क्या उसमें तो लिखा ही हुआ नहीं, तो ऑडिट प्रोग्राम में ये चीज़ें नहीं लिखी हुई, तो हमने इस ये से सोचा ही नहीं। अगर नॉर्मली अगर कुछ नहीं लिखा हो तो हर एरिया हर एंगल चेक करते हैं जनरली टीम मेंबर्स, बट अगर कुछ नहीं लिखा हो तो वो बोल सकते हैं, एक्सक्यूज दे सकते हैं कि ऐसा डिफिशियंसी था बट ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था ऑडिट प्रोग्राम, सो आई डिड नॉट डू दैट। ठीक है, नेक्स्ट इज अगेन किल द इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट एंड इंटरप्राइजिंग असिस्टेंट। वही कि अपना दिमाग नहीं लगाना जो है, वही कुछ इनोवेशन करने की जरूरत नहीं है, जो चले आ रहा है वही कर रहे। अगेन इट इज मेंशन कि डिसएडवांटेज जो मे बी इलिमिनेटेड बाय इमेजिनेटिव सुपरविजन ऑफ द वर्क कैरिड आउट बाय द असिस्टेंट। जो होना चाहिए एटीट्यूड होना चाहिए कि अलर्ट रहे, प्रोफेशनलिज्म जो रहेगा, स्केप्टिज्म उसको ध्यान में रख के जब ऑडिट प्रोग्राम करते जो तो अलर्ट होके चेंजेस जो रिसेंट हुआ है ऑर्गेनाइजेशन उसको ध्यान में रख के करें, तो ये सब को जो डिसएडवांटेज है दैट कैन बी इग्नोर्ड और आई वुड से एलिमिनेटेड। ठीक है, चलो अपना टॉपिक चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ एंड देन अपने कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन है एंड देन इट्स डन। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टिल देन। बाय बाय।